तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर्स पर। और आज हम रीजनिंग का एनालॉगी चैप्टर लेके आए हैं और एनालॉगी में भी स्पेसिफिकली हम अल्फ़ाबेट एनालॉगी लेके आए हैं। इसको हम अक्षर समानता भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो सारा खेल है वो अक्षरों का ही है। अल्फ़ाबेट्स के आपस में ही सारी पोजीशंस उनकी नंबर इक्विवेलेंसी के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सारे जनरली सॉल्व होते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है और जो भी पॉसिबल टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो हम इस पार्ट में कुछ डिस्कस करेंगे और कुछ अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए कंसेप्ट जानते हैं। कंसेप्ट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आपने किस हिसाब से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जो आपको याद करना होगा, ये ऐसा कंसेप्ट है जो आप नर्सरी केजी से सीखते आ रहे हैं, ABCDEF। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने ये देखना है इस क्वेश्चंस के बारे में। देखो ABCDEFGHIJKLM, ठीक है जी। ये टोटल 26 लेटर्स होते हैं हमारे और 26 लेटर में से हमने 13 एक तरफ लिखे और फिर उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ। तो अब इनकी नंबर इक्विवेलेंसी क्या होती है? नंबर इक्विवेलेंसी वो होती है जो इनकी नंबर्स की वैल्यू है इनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग। देखो A की कहते हैं 1, B2, C3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब आप देखेंगे कि मैंने ये जो लेटर्स हैं ये A से M तक एक तरफ लिखे, N से Z तक एक तरफ लिखे। तो जो क्वेश्चंस आते हैं एक तो इनकी नंबर इक्विवेलेंसी के बेस्ड आएंगे और बाकी जो क्वेश्चंस का बेस है वो ये रहता है कि ऑपोजिट पेयर्स। ऑपोजिट पेयर क्या होता है कि जब आप इनको नंबर वाइज अरेंज करेंगे और M तक एक हो गया 1 to 13 और फिर दूसरा इनको नीचे से आपने जब फिर से अरेंज किया A to M एक साइड अरेंज करेंगे, N to Z दूसरी साइड करेंगे। तो जो उनके ऑपोजिट जो पेयर्स हैं, जो उनके सामने के जो पेयर्स हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को हम कहते हैं ऑपोजिट पेयर। मतलब अगर आपको ये पूछा जाए, वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं इसका, कि व्हाट इज द ऑपोजिट पेयर ऑफ E, तो आपने ये देखना है E का ऑपोजिट पेयर है V, F का U, G T, H S, I R, J Q, K P, L O, M और N। अब ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इन चीज़ों से निकलते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा सपोज K L, K और L, और आपको दिया जाएगा K L के साथ P O। इसी तरह फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि J M किसके इक्विवेलेंट है। अब देखो आप देखोगे K और P ऑपोजिट पेयर है, L और O ऑपोजिट पेयर है। इसी तरह आपको J का ऑपोजिट पेयर ढूंढना है और M का, तो J का है Q और M का है N। बस आपको ये याद रखना है। तो ये नंबर इक्विवेलेंसी जो चैप्टर है, ये सॉरी आपका अल्फ़ाबेट इक्विवेलेंसी जो अल्फ़ाबेट वाला जो चैप्टर है एनालॉगी वाला, ये कुछ भी नहीं है। इनमें जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो इसी चीज़ के ही घूम फिर के आते हैं। मतलब ये आपने याद कर लिया। अगर आप पेपर आपको ये याद नहीं होते हैं कि कौन सा किसका ऑपोजिट पेयर है, कैसे निकालना है, तो इनमें आप एक ध्यान रखें J और Q। J Q याद कर लेना, J का ऑपोजिट पेयर Q है और J की नंबर इक्विवेलेंसी 10 होती है। तो जनरली स्टूडेंट्स J को याद करते हैं। बाकी अगर आपको ये कुछ भी याद नहीं होता, ये आप एक टेबल जल्दी से जाके अपने चाहे आंसर शीट के आसपास अगर कहीं पे भी या जहाँ पे भी आपको लगे वो आप बना लेना, जो भी आपका रफ पेपर वगैरह दिया जाता है। इससे जनरली पेपर में 2, 3, 4 क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से रिलेटेड जरूर आते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो आओ पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करें। अब देखो नंबर, ये जो अल्फ़ाबेट एनालॉगी वाला आपका जो चैप्टर है,
इसमें पहले तो कुछ स्ट्रेट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से और धीरे धीरे हम बेस बनाएंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर ही एग्जाम क्वेश्चंस हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर से ही पिक्ड हैं। तो आप ये देखना कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ आपको बहुत ईजी लगेंगे, कुछ बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन ये वही क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअल पेपर में आए हुए हैं। तो एक एक करके अगर हम डिस्कस करें तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आया है आज का, ADEFGJ। अब देखो ADE और इसका रिलेशन है FGJ से, हमें KNO का जो इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ लेटर्स है वो पता लगाना है। तो PQR ऑप्शन है एक, PQT है, RQP है और TPR है। अब अगर आप स्टूडेंट्स आप अपने जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप एक छोटा सा ABCD जैसे मैंने वो आपको लिख के दिया था वो आप अपने ध्यान के लिए ज़रूर रख लीजिए और फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। इसमें क्या है देखो, A की नंबर इक्विवेलेंसी कितनी है 1, D की कितनी है 4, E की कितनी है 5, इसी तरह FGJ, F की 6, G की 7, J की 10। तो अब आप अगर चेक करें तो 1 और 6 कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। फिर 4 और 7 कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और 5 और 10 कितना डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है। तो मतलब हमारी जो करस्पॉन्डिंग लेटर है, हमने जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसमें हमने करस्पॉन्डिंग लेटर्स देखना है। आपको करस्पॉन्डिंग लेटर्स का भी कंसेप्ट बता दूं कि अगर हमें ये दिया गया है ADE और FGJ, तो मतलब करस्पॉन्डिंग हमें जो रिलेशन देखना होगा जनरली वो या तो F का G से होगा या D का G से होगा, E का J से होगा। कभी कभी जो लेटर्स हैं वो इस तरह से भी रिलेटेड होते हैं, लेकिन जनरली जो रहता है अगर हमें कॉरस्पॉन्डिंग लेटर देख रहे हैं तो हम F और A और मतलब पहला लेटर इस लेटर ग्रुप का, पहला लेटर दूसरे लेटर ग्रुप का ही देखेंगे। तो ये जो इसमें लॉजिक लग रहा है कि A में +5 किया तो F मिला, D में +3 किया G मिला, E में +5 किया J मिला। यही जो ऑपरेशन है हमारा KNO में भी यूज होगा। KNO के लिए हम क्या करेंगे, K में हम +5 करेंगे। K की नंबर इक्विवेलेंसी होती है 12, 12 में अगर हमने 5 जोड़ा Q, 12 में 5 जोड़ा 17, 17 की वैल्यू नंबर मतलब अल्फाबेट है Q। इसी तरह N में कितना जोड़ेंगे, सेकेंड लेटर में क्या जोड़ा है हमने 3, इसी तरह N में भी हम जोड़ेंगे 3। तो N में 3 जोड़ा फिर से Q आ गया, ठीक है। और फिर O में अगर हमने जोड़ा, O में हमने 5 जोड़ा तो O में 5 जोड़ेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट लेटर आ जाएगा O में 5 ऐड करने पे 20। तो 20 की वैल्यू कितनी होती है T। तो हमारा जो आंसर आएगा, सॉरी हमने K की वैल्यू है 11, 11 में 5 जोड़ा 16, तो यहाँ पे P हो जाएगा PQT। K की वैल्यू है 11, 11 में 5 जोड़ा 16, 16 किसकी वैल्यू है P की। तो आंसर हमारा हो गया PQT। मतलब आपने देखना है कि पहले जो दो लेटर्स ग्रुप दिए हुए हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है। इनके बीच में रिलेशन अगर आप देखो तो A के 5 बाद F आता है, D के 3 बाद J आता है, E के 5 बाद J आता है। यही ऑपरेशन हम इनमें भी लगा देंगे। तो सिंपल क्वेश्चंस अगर आपने वो जो टेबल मैंने आपको बताया है वो आपने ध्यान रखा हुआ है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद है, तो ये आप क्वेश्चंस तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप देखते ही पहचान जाओगे। K में आप देख लोगे कि 5 जुड़ रहा है तो हमें P मिल जाएगा, N में 3 जुड़ रहा है तो हमें Q मिल जाएगा और O में 5 जुड़ रहा है तो हमें T मिल जाएगा। PQT इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक आपने ये क्वेश्चन देखा इस टाइप का कि इसमें सिर्फ जो है वो नंबर्स आगे ही बढ़ रहे हैं, मतलब जो हमने नंबर इक्विवेलेंसी निकाल रहे हैं उसमें प्लस ही हो रहा है, कुछ माइनस कुछ नहीं हो रहा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, KMF का रिलेशन LLH से, इसी तरह RMS का किससे है। अच्छा एक स्टूडेंट्स मैंने जो आपको 1 2 3 4 लिख के दिया था, एक कंसेप्ट और है, वो जैसे ही क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब का तो मैं आपको उस कंसेप्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो इनके ऑप्शंस है SLR, SLU, SSU
और चौथा है SUS। हम अपनी क्लास में हमेशा बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो बिल्कुल लो लेवल से शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम वो सारे लेवल्स के क्वेश्चन देखते हैं जो प्रैक्टिकली अब तक किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, सो दैट आपका बेस बिल्कुल स्टार्ट हो। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है कि जिसने ये अल्फ़ाबेट एनालॉजी का चैप्टर बिल्कुल नहीं किया हुआ, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल स्क्रैच से भी स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हमारी जो वीडियोज़ हैं, मेरी जो पर्टिकुलर वीडियोज़ हैं रीजनिंग के सेक्शन की, उसको आप पहली वीडियो जो पहला पार्ट है उसको पहले देखिए, उसके बाद ही दूसरे पार्ट्स पे जाएं, क्योंकि जो मेन कंसेप्ट है किस हिसाब से सॉल्व करना है और एक आपकी वो जो सोच डेवलप करनी है, वो पार्ट 1 से ही प्रोसेस शुरू होता है। अगर आप सीधा पार्ट 2 पे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखो KMF, K की नंबर इक्विवेलेंसी 11, M की 13, F की 6। अब क्या बन रहा है इसका LLH, तो L की कितनी इक्विवेलेंसी होती है 12 और H की हो गई 8। तो अब आप देखोगे तो 11 में तो प्लस, पहले वाले में तो 1 ऐड हो रहा है, दूसरे वाले में 13 का 12 हो रहा है, तो मतलब -1 हो रहा है, और तीसरे वाले में फिर +2 हो रहा है। तो मतलब हमें ऑपरेशन पता लग गया, K में हमने +1 किया L मिला, M में -1 किया L मिला, F में +2 करेंगे तो H मिल रहा है। तो मतलब हमें जो RMS में भी ऑपरेशन लगना है उसमें भी यही ऑपरेशन लगना है। तो R में अगर हम करेंगे +1, R के बाद S, M में हम करेंगे -1, M से पहले L, S में +2 करेंगे U, SLU, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 SLU। समझ गए आप कंसेप्ट। अब पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि सारे सिर्फ फॉरवर्ड रैंक ही बढ़ रहे थे, फॉरवर्ड मतलब जो प्लस ही हो रहा था, उसमें माइनस कुछ नहीं हुआ था। अब इस क्वेश्चन में माइनस भी हुआ है, तो मतलब आप देख के क्वेश्चन, आपने पहला देखा जिसमें सिर्फ ऐड हो रहा है, दूसरे में माइनस भी हो रहा है, तो आप पॉइंट्स नोट करते जाएं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। एक तो +1 हो जाएगा, मतलब प्लस कुछ भी हो जाएगा, +5, +6, +7, जो जितना मर्जी, +9, 10 तक भी हो सकता है, और एक में प्लस भी होगा, कईयों में माइनस भी होगा। या तो कुछ क्वेश्चन आएंगे जो सिर्फ प्लस वाले, या क्वेश्चन आएंगे माइनस वाले, या प्लस और माइनस दोनों वाले। तो मतलब आपके अभी 2 तरह के जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए इसमें। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़े, तो नेक्स्ट टाइप में क्या होगा कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 आज का, DRSE NC is to what। अब DRS और E ऑप्शन जो हमें 4 गिवन है, PF, DO, QS और 4 NO। अब देखो DRSE, अब हम अगर देखें तो D का S से कोई रिलेशन है नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि D का मतलब है 4, S का मतलब है 19, तो इसमें वैसे तो 15 ऐड हो रहा है, तो यही 15 R में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें E नहीं मिल रहा। तो मतलब हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग लेटर है हमारे इस केस में वो D और S नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि D और R में R में अगर हम +1 करते हैं तो S मिल रहा है, और D में अगर हम +1 कर रहे हैं तो E मिल रहा है। तो मतलब जो हमारे इस बार इस क्वेश्चन में जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स हैं वो R का हो गया रिलेशन S से और D का हो गया E से। तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको D का रिलेशन S से ही मिलेगा, R का रिलेशन E से ही मिलेगा। तो आपको रिलेशन D और S का भी मिल सकता है और R और E का भी, मतलब जो दूसरे लेटर्स का भी, इसका जो लास्ट लेटर इसके फर्स्ट से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर आपको ऐसे 3 लेटर्स भी दिए गए हो A B C D E F, तो ये सेकंड का सेकंड से और फर्स्ट का थर्ड से, तो ये भी रिलेशन सब लेटर्स के बीच में आ सकता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ, NC है अगर हमें, तो C में +1 करेंगे D और N में +1 करेंगे O, आंसर हो गया DO।
ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग लेटर जैसे फर्स्ट का फर्स्ट से ही रिलेशन होगा, सेकंड का सेकंड से ही होगा, थर्ड का थर्ड से ही होगा। इसमें थर्ड का फर्स्ट से भी हो सकता है, सेकंड का भी सेकंड से हो सकता है। आगे आप देखेंगे कि किसी भी लेटर का रिलेशन किसी भी दूसरे लेटर से हो सकता है, तो हमें वो डिड्यूस करना होता है कि किस लेटर का रिलेशन किस कॉरस्पॉन्डिंग लेटर से है। वो भी आगे चल के वो क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट टाइप, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अब देखो, अब तक आपने क्वेश्चंस में देखा कि हमें फर्स्ट लेटर, जैसे अगर फर्स्ट ग्रुप ऑफ लेटर गिवन था तो हमें सेकंड फाइंड करना था। अब इस जो क्वेश्चन में एक थोड़ा सा और टाइप का मैं आपको बताऊंगा। ये स्टूडेंट जो हम आपको क्लासेस बता रहे हैं, जो इसमें हमने क्लास से ज़्यादा मेहनत ग्राउंड वर्क में करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें हम आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करवाने हैं ताकि आपकी सोच उस हिसाब से डेवलप हो। रीजनिंग में सिर्फ सोच का ही सारा खेल है, आपकी थिंकिंग उस हिसाब से डेवलप हो गई। ना कोई फॉर्मूला है इसमें, ना कोई ऐसे भारी कंसेप्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान करने पड़ेंगे, जैसे मैथ्स में हो गए, आपके ज्योमेट्री में हो गए, वो आपको सारे कंसेप्ट्स याद करने पड़ते हैं। रीजनिंग में आपको उस हिसाब से सोच डेवलप करनी है बस, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस हिसाब से हमें सोचना है, क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हैं, तभी आप अपना एक बेटर वे में और एक पॉजिटिव वे में दिमाग लगा पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क का रिलेशन है एल एम से, क्यू आर डब्ल्यू एक्स से। तो अब हम इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें ये आंसर फाइंड करना पड़ेगा। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो सी डी, दूसरा ई एफ, तीसरा एफ जी और चौथा टी यू। अब देखो, क्यू और आर, डब्ल्यू और एक्स। Q की वैल्यू है 17, W की वैल्यू है 23, मतलब 17 में अगर हमने 6 ऐड किया तो हमें 23 मिल रहा है। इसी तरह R की वैल्यू है 18, R में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो हमें 24 मिल रहा है। तो मतलब हमारा +6 ऐड हुआ है, लेकिन ये जो ऐड हुआ है ये पहली मतलब थर्ड और फोर्थ टर्म में हुआ है, ना कि फर्स्ट और सेकंड में ऑपरेशन लगा है। अब क्या ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में कि हमें ये फिगर नहीं पता और हमें ये अल्फाबेट ग्रुप नहीं पता, हमें ये पता है। तो इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि अगर हमारा Q और W में +6 हो रहा है, R और X में भी +6 हो रहा है, इसी तरह हमें L में -6 करना पड़ेगा और M में -6 करना पड़ेगा, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। L की नंबर इक्विवेलेंसी कितनी होती है 12, M की कितनी होती है 13, तो मतलब 12 - 6 पहला लेटर मिलेगा, 13 - 6 दूसरा लेटर मिलेगा। तो अगर हमने L में से अगर 12 में से 6 लेस किया तो आंसर हमारे मिला 6, तो पहली लेटर हो गई हमारी F, और दूसरा 13 में से 6 लेस किया 7, तो दूसरी हो गई FG। तो ये हमारा आंसर है FG। कंसेप्ट को समझो बच्चों, इसमें क्या है कि आपने Q और R का रिलेशन, QR का रिलेशन WX से गिवन था। Q में अगर हम 6 ऐड कर रहे हैं तो हमें W मिलता है, R में 6 ऐड कर रहे हैं तो हमें X मिलता है। तो मतलब अब हमें क्या इस क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें इस क्वेश्चन में दूसरा लेटर गिवन था, हमें पहला निकालना था। पहले में हम +6 ऐड कर रहे हैं तो दूसरे में से 6 माइनस करेंगे तभी तो पहला मिलेगा ना। तो इसी तरह इसमें ये है कि L M हमें गिवन है, L और M से हमने 6 माइनस करना है, तो हमें उसी हिसाब से हमारा आंसर F और G मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, कभी कभी ग्रुप ऑफ लेटर जो है वो 2 लेटर्स का भी मिल सकता है, 1 का भी आया हुआ है, 3 का आएगा, अब कभी 4 का भी आएगा। तो 4 का आ जाए आप घबरा ना जाओ, इसलिए हमने एक 4 लेटर के ग्रुप का भी क्वेश्चन डाला है। लेटर्स तो और भी आएंगे, लेकिन 4 तक कभी स्टूडेंट देख के घबरा जाता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, Q D X M S Y N U I O Z का रिलेशन किससे। ऑप्शन हमारे 4 जो गिवन है, W K P A, दूसरा Q N L A, तीसरा L P W A, चौथा P A Q M। अब देखो,
क्यू डी एक्स एम, क्यू की वैल्यू कितनी 17, डी की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 24, एम की वैल्यू 13। अब हमें मिल क्या रहा है इससे, एस एफ वाई एन। एस 17 में से हमने 2 बढ़ाया, हमें मिला 19 जो कि है एफ। इसी तरह 4 में अगर हमने 2 ऐड किया तो हमें मिला एफ। 24 में 1 बढ़ाया तो मिला 25, और 13 में 1 बढ़ाया तो मिला 14 जो कि है एन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि पहली लेटर में +2, दूसरी लेटर में +2, तीसरी में +1, चौथी में +1। ठीक है बच्चों, इसमें समझ आया आपको ऑपरेशन क्या लगा है, +2 +2 +1 +1। तो अब हमें इसमें क्या ऑपरेशन लगाना है। अब मेरे को लग रहा है उतने तक तो आप समझ गए हो, अगर हम यहाँ पे भी सॉल्व कर दें तो आपको समझ आ जाएगा। u में हमने जोड़ना है 2, u में अगर हमने 2 ऐड किया, u s w x u v w। ठीक है, i में हमने फिर 2 ऐड किया तो i में i में 2 ऐड करेंगे, i j k। o में 1 ऐड करना है तो हमें मिलेगा p, और z में 1 ऐड करेंगे तो मिलेगा a। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 5th क्वेश्चन था ये हमारा। क्यू डी एक्स एम, क्यू डी एक्स एम को बना एस एफ वाई एन +2 +2 +1 +1। ये हमारा ऑपरेशन था जो हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेटर अकॉर्डिंगली लगा। इसी तरह हमने अपना जो फोर्थ लेटर फाइंड करना है उसमें भी हम यही ऑपरेशन लगाएंगे, +2 +2 +1 +1। हमें हमारा आंसर मिल जाएगा W के PA। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अल्फ़ाबेट एनालॉजी में कभी कभी आपको नंबर्स की इक्विवेलेंसी या नंबर भी दे दिया जाएगा, मतलब 2-3 अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाएंगे और उनके एक कॉरस्पॉन्डिंग नंबर दे दिया जाएगा, आपको अगला उसी हिसाब से फाइंड करना होगा। HY 17 का रिलेशन PQ किससे। ऑप्शन 37, 24, 30 और 33। अब देखो बच्चों, H की इक्विवेलेंसी कितनी है 8, I की कितनी है 9। ठीक है, क्लियर है, आंसर मिल गया। 8 + 9 किया कितना मिला 17। अब क्या करना है हमने, P कितना है 16, Q कितना है 17, आंसर कितना मिला 33। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन। नंबर इक्विवेलेंसी, अब तक हमने कुछ और यूज किया नंबर इक्विवेलेंसी के अलावा कुछ भी नहीं, आपने बेस वही बना के चलना है। आपको नंबर इक्विवेलेंसी बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन DIM, क्वेश्चन नंबर 7 आज का। DIM CR is to what। पहला Y, दूसरा Q, तीसरा P, चौथा U। DI का रिलेशन है M से, तो D की वैल्यू कितनी होती है 4, I की कितनी है 9। समझ आ गया, 4 + 9, 4 + 9 इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमने DIM देखा, DI हमें पता है 4 और 9 होता है, और हमने जहाँ देखा M की वैल्यू 13 है, तो मतलब हम समझ गए कि इन दोनों को ऐड ही करना है, तभी हमें 13 मिलेगा। 4 + 9 किया 13 मिला, और इसकी नंबर इक्विवेलेंसी कितनी हो गई, ये 13 किसकी नंबर इक्विवेलेंसी है M की, तो हमें हमारा आंसर मिला M। इसी तरह C और R, C की नंबर इक्विवेलेंसी 3, R की 18, तो हमें आंसर मिला 21। 21 किसकी वैल्यू है U की, आंसर नंबर 4। ABCDZ तक नंबर इक्विवेलेंसी याद रख लो, ऑपोजिट पेयर्स याद रख लो, बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, इसी से रिलेटेड सारे आपके कंसेप्ट इस क्वेश्चन में, इन टाइप के क्वेश्चंस में कवर होते जाएंगे, आपको क्वेश्चन सारे टाइप के समझ आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज वाली ये बिल्कुल बेसिक सी आपकी जो बिल्कुल स्क्रैच वाली वीडियो है,
अल्फ़ाबेट एनालॉजी की। इसके बाद हम इसके एक लेवल ऊपर के क्वेश्चंस लाएंगे, फिर तीसरे लेवल के क्वेश्चंस लाएंगे। तो आप अभी जिस लेवल से शुरू हुआ है वहाँ से देखिए, अपनी सोच डेवलप कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम पेपर में आप सोच के जाते हैं कि बहुत मुश्किल चीज़ आएगी, कभी कभी बहुत आसान चीज़ भी आ जाती है। तो उस टाइम पे आपको तो सोच आपकी वैसी रहती है कि नहीं यार पेपर तो बड़ा मुश्किल आना है, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो आप जो सिंपल चीज़ है वो सोच नहीं पाते और डिफ़िकल्ट चीज़ सोचते सोचते या तो उसमें टाइम वेस्ट कर देते हो ज़्यादा, या फिर आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। तो इसलिए ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका बेस बनाया जा रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है इसको देखते हैं। देखो जो क्वेश्चन दिया है हमें DHLP WSOQ, मतलब जो रिलेशन है DHLP और WSOK के बीच में है। अब D और W, अगर हम D की नंबर इक्विवेलेंसी देखें 4, H की 8, L की 16 और L की 12, P की 16, W की 23, S की 19, O की आपका 15 और K की 11। अब ऐसे देखा जाए तो एज सच इनमें कोई नंबर इक्विवेलेंसी है नहीं, क्योंकि D और W का कोई ऐसे रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर हम ये वाला अपना टेबल ध्यान करें तो इसमें हमें पता लगेगा कि DW का ऑपोजिट पेयर है। ठीक है, D और W ऑपोजिट पेयर्स हैं। तो इस तरह से हमें पता लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑपोजिट पेयर्स पे बेस्ड है। तो D का ऑपोजिट पेयर हो गया W, H का हो गया S, L का हो गया O और P का हो गया K। DHLP के ऑपोजिट जो पेयर्स हैं वो WSOK है। तो इसी तरह हमें FJNR से हमें यही फाइंड करना है कि इसका ऑपोजिट पेयर क्या है। अब आपको अगर ये टेबल अच्छे से ध्यान हो तो आप 1 मिनट में ये क्वेश्चन करोगे। F का ऑपोजिट पेयर क्या है? F का ऑपोजिट पेयर है U। J का ऑपोजिट पेयर क्या है? J का है Q। N का ऑपोजिट पेयर क्या है? N का है M। और R का क्या है? R का ऑपोजिट पेयर है I। तो आंसर हमारा आया UQMI। तो ये तो एक हमारा कंसेप्ट था जो ऑपोजिट पेयर का। अब आपको बताऊं कि ये जो मैंने नंबर का ये जो ग्रुप लिखा हुआ है ABCD, एक तो ये M तक लिखना है और फिर उसके बाद N से नीचे उसके फिर से शुरू कर देना है, तो हमें मिल जाएंगे ऑपोजिट पेयर्स। अब एक रैंकिंग इनकी होती है फॉरवर्ड रैंकिंग। फॉरवर्ड रैंकिंग में क्या होता है कि A की वैल्यू 1, जो ये ऊपर दी हुई है ये फॉरवर्ड रैंकिंग है। A की वैल्यू 1, B की 2, C की 3, D की 4, ऐसे करके R की 18, X की 24 और Z की 26। ये तो एक हो गई फॉरवर्ड रैंकिंग। आजकल क्वेश्चंस एक और मेथड पे, एक और कंसेप्ट पे भी आ रहे हैं, वो है रिवर्स रैंकिंग का कंसेप्ट। रिवर्स रैंकिंग में क्या होगा कि हम Z को डेजिग्नेट करेंगे 1, Z को डेजिग्नेट किया 1, Y को 2, X को 3, इसी तरह A की वैल्यू हो जाएगी 26। और अगर आपको कभी ऐसा हो कि आपको ध्यान ना आ रहा हो कि कौन सा ऑपोजिट पेयर किसका है, तो उसके लिए सोल्यूशन ये होता है कि दोनों ऑपोजिट पेयर्स की नंबर इक्विवेलेंसी का जो सम है वो हमेशा 27 होता है। मतलब अगर हम A और Z को करें तो हमें नंबर जो इनका टोटल होगा वो 27 होगा। अब इस तरह से अगर हमें फाइंड करना हो कि F का नंबर इक्विवेलेंसी, F का ऑपोजिट पेयर क्या है, तो F की वैल्यू पता है हमें 6, F प्लस इट्स का ऑपोजिट रिवर्स जो है F का ऑपोजिट पेयर ना कि रिवर्स, जो ऑपोजिट पेयर है F का उनका सम होगा 27। तो अब जो ऑपोजिट पेयर की जो वैल्यू निकालनी है हमें 27 माइनस 6, तो मतलब जो अल्फ़ाबेट की नंबर इक्विवेलेंसी 21 है वही F का ऑपोजिट पेयर होगा। तो F का जो 21 नंबर इक्विवेलेंसी किसकी है? U की। तो हमारा जो आंसर हो गया वो U, F और U। F का ऑपोजिट पेयर है U। कभी ऐसा हो आपको कि नहीं ध्यान आ रहा हो तो मतलब नंबर प्लस इट्स ऑपोजिट पेयर्स नंबर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 27। अब एक और देखो आप, D की नंबर इक्विवेलेंसी है 4, हमें D का ऑपोजिट पेयर निकालना है। तो D का जो ऑपोजिट पेयर होगा उसकी वैल्यू होगी 27 में से 4 लेस किया 23, और 23 की इसकी वैल्यू है W की। तो D का जो ऑपोजिट पेयर हो गया W। आप इस चार्ट से इससे चेक कर लेना, नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर में आप
ये चीज़ बिल्कुल ध्यान करके चलना। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे या तो आप ये कहीं लिख लेना या आपके दिमाग में इतना होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करो कि आपके ये ध्यान में ये खुद ही आ जाएगी ये चीज़। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सारे, बस आपने कंसेप्ट थोड़ा सा सोचना है। कंसेप्ट जो भी आ रहे हैं वो हम आपको बता देंगे, लेकिन एक्चुअल टाइम सेविंग कैसे करनी है ये तभी हो पाएगी जब आपको ये पूरा टेबल याद होगा। तो इस वीडियो में हमारा अभी ये 8 तरह के मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। ये 8 क्वेश्चंस नहीं है सिर्फ, ये 8 पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की एक बार रिवीजन करिए, इस टेबल को याद करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जो एक इससे लेवल ऊपर होगा, एक इसके बाद और पार्ट आएगा जिसका लेवल और ऊपर होगा। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चंस या जिस टाइप के हम आपको कंसेप्ट्स बता रहे हैं वो अब तक यूट्यूब पे किसी ने किसी भी चैनल ने नहीं बताए हैं। ये बहुत ही नए तरह के क्वेश्चंस भी हम लेके आएंगे आपके पास। अभी हमारा जो एक सेक्शन चल रहा है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, अभी हमने 18 का करवाया है, 2018 से शुरू हो चुके हैं हम। अब उसके बाद 18 का CHSL चल रहा है, CGL होगा, MTS होगा, फिर उसके बाद 19 का आएगा। और बीच बीच में मैं आपको 2020 के पेपर्स भी दूंगा। SSC CGL 2020 में जो हुआ है उसके भी पेपर्स हमारे आ गए हैं, उस पर भी पूरा वर्क चल रहा है और बहुत जल्द वो पेपर्स भी आपके लिए आ जाएंगे वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस के साथ। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी रखिए। थैंक यू। हमने क्या देखना है कि